बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की जो नियुक्त टीम है उसका ऐलान हो चुका है और देश के हर राज्य से अलग अलग लोगों को प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया जा रहा है। दिल्ली से अगर बात करें तो दो शख्स को ऐसी जिम्मेदारी दी गई है जो राष्ट्रीय टीम में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। एक थे जयप्रकाश जी, दूसरे हैं राजीव बब्बर जी। दोनों ही दिल्ली की राजनीति में एक पुराना नाम है, संगठन के बड़े कार्यकर्ता माने जाते हैं। लंबे अरसे तक संगठन की उन्होंने जिम्मेदारियां उठाई हैं दिल्ली में रहते हुए भी, और अब राष्ट्रीय पटल पर अपनी छाप छोड़ने के लिए उनको मौका दिया गया है। राजीव बब्बर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जिनको नॉर्थ ईस्ट का जो सह प्रभारी बनाया गया है, जो कि बड़ी जिम्मेदारी है, जो कि सेवन सिस्टर्स को लेकर प्रधानमंत्री का एक अलग ड्रीम है, अलग तरीके से सोचते हैं वहाँ के लिए, और उसको आगे बढ़ाने के लिए राजीव जी को जिम्मेदारी दी गई है। राजीव जी बहुत स्वागत है, बहुत शुभकामनाएं आपको राष्ट्रीय टीम में जगह मिलने के लिए। राजीव जी, हर एक कार्यकर्ता का ना एक सपना होता है कि वो बड़े से बड़े पद पर जाके अपना काम करे, जनता की सेवा कर सके। आप दिल्ली की राजनीति बहुत सक्रिय थे, हमने देखा, चुनाव भी कई बार लड़े आपने और संगठन के काम में भी लगे रहते थे। ये जो जिम्मेदारी है नॉर्थ ईस्ट की, संबित पात्रा आपके सहयोगी इसमें रहेंगे, किस तरह देखते हैं पूरे इसको? देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे इस जिम्मेवारी के लायक समझा। हमारी पार्टी में सबसे अच्छी बात क्या है कि जो कार्यकर्ता हैं उसमें बहुत सारे कैपेबल लोग हैं, और उसमें से किसी एक को कोई जिम्मेवारी देना ये बड़ी बात होती है। तो मेरा सौभाग्य है, मेरी पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी दी है, और संगठन का काम तो लगभग सब जगह एक जैसा है। आपको भारतीय जनता पार्टी का विस्तार करना है, हमारी जो सरकार है उसकी उपलब्धियां हैं उसके बारे में नीचे तक ग्राउंड पर लेके जाना है उसको। अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी के 2014 में आने के बाद नॉर्थ ईस्ट में एक विशेष फोकस जो है वो हुआ है, और उन्होंने अपने मंत्रालय में भी उसको विशेष रूप से एक जगह दी है। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री जी वहाँ रिव्यू भी उन 7 स्टेट का बहुत क्लोजली करते हैं, क्योंकि मैं विद्यार्थी परिषद का पुराना कार्यकर्ता हूँ, और विद्यार्थी परिषद का एक उस जमाने में एक प्रोजेक्ट चलता था सील के नाम से, स्टूडेंट एक्सपीरियंस इन इंटरस्टेट लिविंग। ओके। उस जमाने से हमारी आइडियोलॉजी के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ये एंटिसिपेट कर पा रहे थे कि कहीं कोई अलगाववादी, कहीं कोई देश को बांटने वाले लोग नॉर्थ ईस्ट को अलग से ना ले जाएं, उसको मुख्य धारा में रखना है। तो वहाँ के स्टूडेंट्स को हम यहाँ लाते थे, वो यहाँ आते थे, हमारे उसमें रहते थे घरों में, और हमारे स्टूडेंट वहाँ जाते थे। तो ये तब से एक सिलसिला जो चल रहा है, वो सिलसिला मुझे लगता है कि उसमें मैं सील में इन्वॉल्व था, और पुराना एक्सपीरियंस भी काम आने वाला है, और वो पुरानी यादें जरूर काम आएंगी। और अल्टीमेटली संगठन का काम करने के लिए आपको बहुत सिंपली उपलब्ध रहना है, लोगों के बीच में रहना है, कार्यकर्ताओं से बात करनी है, वो मैं करता रहूँगा। तो मुझे लगता है कि अच्छे से हम इस काम को कर पाएंगे। आपने बिल्कुल सही जिक्र किया कि जो पुराना अनुभव आपका काम आएगा, लेकिन राजीव जी, आपको लगता है कि क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एक ऐसे स्टेट्स हैं जो थोड़े से कट ऑफ भी माने गए हैं अब तक के, हालांकि काम बहुत किया गया, अलग से मंत्रालय बनाया गया उनके लिए, वीके सिंह साहब उसको पहले जिम्मेदारी निभा भी रहे थे मंत्रालय की तरफ से, और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर की भी गई हैं, लेकिन अभी भी नॉर्थ ईस्ट को लेकर बहुत सारे चैलेंजेस हम सब देखते हैं, चाहे बांग्लादेश की सीमा हो, उधर चीन का विवाद हो, अरुणाचल हो, म्यांमार हो, एक बहुत देखो डेमोग्राफी तरीके से देखा तो इम्पॉर्टेंट भी है। मणिपुर को लेकर बड़ी चर्चाएं होती हैं कि वहाँ पर जिस तरह विवाद चले आ रहा है कुकी और मैते समुदाय के बीच में, उसको भी आपको कहीं ना कहीं टैकल करना पड़ेगा। उसके लिए क्या आप लोगों की योजना रहने वाली है? क्योंकि लगातार कई बार आरोप लगते रहे कि देखिए बीएम ने इंटरफेयर नहीं किया, मुख्यमंत्री उन्हीं के बने हुए हैं, जनता को समझा पाना अभी भी चैलेंज आपको लग रहा है वहाँ पर हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि कुछ काम है सरकार के, तो सरकार अपने काम कर ही रही है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अपने काम कर रही है, आर्मी वहाँ अपना काम कर रही है, तो सरकार तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन संगठन के माध्यम से समाज को जोड़ने का काम हमें करना पड़ेगा। और वैसे भी हम लोग कहते हैं कि सारा काम अगर आप सरकार पे छोड़ दोगे तो फिर संगठन की जरूरत होगा क्या? तो समाज को जोड़ना, समाज के सभी वर्गों की बात को, उनके एस्पिरेशंस को अंडरस्टैंड करना, राइट प्लेटफॉर्म पे लेके आना, उनके साथ संवाद बढ़े, मुख्य रूप से काम ये रहेगा। तो जब संवाद बढ़ता है तो उसके साथ साथ सलूशन भी निकलने शुरू हो जाते हैं। तो मुझे लगता है वो संवाद बढ़ाने का काम पिछले कई वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने ऑलरेडी किया है। संबित पात्रा जी वहाँ मेरे साथ प्रमुख हैं, वो ऑलरेडी उस काम को कर रहे थे, तो सबका अनुभव का प्रयोग करते हुए इसको करेंगे, और मुझे लगता है बहुत अच्छे से हल निकलेगा। चैलेंज तो ज़रूर है, और अच्छी बात है कि पार्टी ने चैलेंजिंग काम दिया है, क्योंकि बॉर्डर इलाका बहुत बड़ा है जी, और घना सघन
जंगलों का इलाका है, बांग्लादेश की सीमा है, तो ये बांग्लादेश एक हमारे लिए नया चैलेंज बनता जा रहा है, सब हम देख रहे हैं। और चिकन नेक कॉरिडोर वहाँ पर आता है, हालांकि बंगाल आप लोगों ने जीत लिया है, बड़ी मेहनत करी वहाँ पर, आप भी वहाँ पे हमारी मुलाकात भी थी, आपको याद होगा बंगाल में। चैलेंजेस आपको क्या नज़र आते हैं अगर पार्टी के स्तर में अगर बात करूँ तो, कि नॉर्थ ईस्ट में ये चैलेंजेस हैं, हमको उनको टैकल करना है और प्रायोरिटी पे रहेंगे हमारे? देखिए, पिछले 7 में से 6 राज्यों में हमारी एनडीए की सरकार है। मेघालय को छोड़ दे तो बाकी सब जगह हमारी सरकार है। हमें हमारे वहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ है उसको इम्प्रूव करने के लिए काम करना है। उसको इम्प्रूव करने के लिए काम करना का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ कुल मिलाकर नहीं है। बहुत वर्षों तक कांग्रेस ने वहाँ पर क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर सरकार बना चुके थे वाजपेयी जी के राज्य में, तब भी हम वहाँ बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थे। पर अब हमारे बहुत अच्छे चेहरे वहाँ से नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, जिन्होंने अपना नेशनल फुटप्रिंट में अपना नाम बनाया। किरण रिजिजू जी हों, चाहे प्रेमा खांडू जी हों, या बाकी अन्य बहुत सारे लोग नेता हैं, ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने नेशनल स्ट्रीम में, विप्लव देव आते हैं। तो हमारे अब वो स्थिति नहीं है कि भाई आपको कोई चेहरा नजर नहीं आता, अननोन नहीं है उनको, अननोन नहीं है। अब सिर्फ ये है कि जो काम ऑलरेडी है, पार्टी ने बहुत मेहनत किया, उसको और स्ट्रेंथन करना है, और जैसे जैसे चैलेंज आएंगे उसको एड्रेस करेंगे, और यही हमारा काम है। राजीव जी, चूँकि मैं भी आपका पुराने लंबे अरसे से जानता हूँ, आप संगठन में आपने कई सारे कोर्स भी किए, कई दिन तक आप आरएसएस के प्रोग्राम्स में जाते थे, और उसके किस्से सुनाए भी आपने हमको। पार्टी के लिए काम करना और जनता के साथ जुड़ना, दोनों अलग अनुभव होते हैं, ठीक है ना? कौन सा ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है आपको, पार्टी के लिए काम करना या जनता को कनेक्ट करना, उनसे अपने पाले में लेकर आना? क्योंकि बहुत अलग टेरेन है, बहुत अलग डेमोग्राफी है वहाँ की, क्या ज़्यादा चेंजेस लगते हैं? देखिए, वहाँ के कल्चर को, जहाँ कहते हैं ना जैसा देश वैसा भेष, वहाँ के कल्चर को तो समझना पड़ेगा हमें, चाहे यहाँ से जिम्मेवारी मिली है वहाँ की, लेकिन वहाँ के लोगों की फीलिंग, वहाँ के कार्यकर्ताओं की फीलिंग को समझना, ये यहाँ से मैं नहीं, कोई भी हमारे जो कार्यकर्ता वहाँ जा रहे हैं काम करने, उनको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये है, क्योंकि जब आप किसी के दिल के करीब जाकर बात करते हो तो उसकी धड़कन सुनाई देती है। क्योंकि अभी भी कई बार ऐसे नॉर्थ ईस्ट के लोग कहते हैं कि उन्हें प्रूफ करना होता है हम इंडियन है, कई बार चैलेंजेस आते हैं ऐसे। और ये समझिए कि ये बहुत बहुत पुराना और बहुत गहरा जख्म है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 14 के बाद बहुत तेजी से भरा है। तो उसकी एक लंबी सफल लिस्ट भी है। तो अब उसी पॉजिटिविटी को हमें हिट करना है, उसी के ऊपर अपने आप को फोकस रखना है, और उस पर फोकस करके और कॉन्फिडेंस, जो लोगों की नाराजगी भी है उनको दूर करना भी है। वो स्वाभाविक है। कहीं भी सामाजिक समीकरण, हमारे यहाँ जातीय समीकरण, हमारे यहाँ रीजनल समीकरण, ये चैलेंजेस हैं। अलग अलग स्टेट में, हम जब बंगाल में थे तो अलग तरीके का चैलेंज था, यहाँ एक अलग तरीके का चैलेंज है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि देयर इज भारतीय जनता पार्टी में एक टोटल चिंता करने वाली एक टीम है, किसी इंडिविजुअल का काम नहीं है। अलग अलग मतलब मैं सोचूं कि मेरे इंडिविजुअल का काम है, नहीं, इट्स अ टीम। अनुभवी लोग हैं, प्रधानमंत्री जी की नज़र है, गृह मंत्री जी की नज़र है, पीएमओ में स्पेशल एक मंत्रालय है जो चिंता कर रहा है। वो तो हो गया सरकार की साइड। संगठन में भी फोकस करने के लिए देयर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ कार्यकर्ता जो वहाँ पर फोकस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है हम कुल मिलाकर इसको अच्छे से कर पाएंगे, पार्टी वहाँ मजबूत हो, और 2029 में जो है अच्छे परिणाम आए और सांसद हमारे भरे, ये हमारा। आपने टीम का जिक्र किया राजीव जी, नेशनल टीम में हिस्सा बनना अपने आप में एक बड़ा, किसी भी कार्यकर्ता के लिए सौभाग्य वाली बात रहती है। नितिन नवीन जी से क्या पहले कभी मुलाकात हुई आपकी, या कभी काम करने का मौका मिला उनसे? नहीं, मेरी नितिन नवीन जी से मुलाकात जरूर युवा मोर्चा के नाते भी हुई, बिहार चुनावों में भी हुई। मैंने बहुत करीबी उनके साथ काम किया हुआ ये तो नहीं है, पर परिचय उनका और मेरा बहुत पुराना है। और पार्टी में हमें जो समझ में आता है, जब आप काम करते चले जाते हैं, निरंतर काम करते चले जाते हैं, तो पार्टी में कहीं ना कहीं पूरा एक नेटवर्क है जो उसको वॉच कर रहा है, और उसमें अकेला कोई एक फैक्टर नहीं होता, उसमें 10 अन्य फैक्टर होते हैं। उस फैक्टर में पार्टी ने इस लायक समझा कि हमें एक मौका दो। ये बहुत बड़ी बात है कि आप देश में 35 लोगों की सूची में, वो भी उस पार्टी की जो आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और जिसकी सरकार आज लगभग 17 से ज़्यादा राज्यों में चल रही है। राष्ट्रीय सरकार हमारी 2014 से तो अब लगातार चल रही है वाजपेयी जी के बाद। तो ऐसी पार्टी में आपको उन चंद कार्यकर्ताओं में मौका मिलना, मैं इसको सौभाग्य और हमारे शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद मानता हूँ। राजीव जी, चूँकि आप भी युवा मोर्चे से निकल कर आए हैं, संगठन के कड़ियों को जोड़ते हुए आए हैं, इस वक्त देश में एक अलग तरीके से राजनीति हो रही है जेन ज़ी को नाम को लेकर। आप भी युवा कनेक्ट करते हैं लोगों से, नॉर्थ ईस्ट के युवाओं को कनेक्ट करना
थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला है, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग तरह के इंटेलेक्चुअल लोग हैं और अपने आप को अलग तरीके से सोचते हैं। वो क्या आपको लगता है कि उनको कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश में जनजीज का जो एक आंदोलन भी चला, बहुत तरह की बातें उठ रही हैं, उस पर फोकस रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए ऐसा है हमेशा, हम आज उसका नाम जेनजी कर दिया हमने, लेकिन कब ऐसा हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को मौका नहीं दिया या तरजीह नहीं दी? मतलब आप समझिए कि ये प्रधानमंत्री का विजन देखिए कि आप एक 45 साल के युवा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं, ये किस पार्टी में संभव है? और बनाने के बाद प्रधानमंत्री एक मंच से खड़े होकर कहते हैं कि अब मेरे बॉस ये है। तो आप विजन समझिए हमारे प्रधानमंत्री जी का। और अगर भारतीय जनता पार्टी युवाओं को डेवलप नहीं करती है तो इसका मतलब कोई नहीं करते। आज आप पूरे देश में चले जाइए, आज लगभग 80% जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो 50 के आसपास है, उससे नीचे है, 50 से नीचे भी हैं। लेकिन चैलेंजेस कहीं ना कहीं ज़्यादा आ रहे हैं युवाओं के तौर पर अगर देखा जाए तो, क्योंकि जो आज का जो युवा है वो उसका सोचना अलग है। जिसने जो 2000 बाद के बाद जो जिसने जन्म लिया है उसने पुरानी सरकार को काम नहीं देखा है। उन्हें या तो दिख रहा है कि जी मोदी सरकार का ही काम दिख रहा है जो पिछले 10-12 वर्षों में खूब खुलकर सामने आया है, पुरानी चीज़ों उनको नहीं पता है। तो ऐसे में आपको लगता है ना कि वो एक बड़ा चैलेंज है कि उनको पुरानी चीज़ तो पता है नहीं, जो सरकार में अभी चल रही हैं वो उनके सामने है, इसीलिए वो गुस्सा भी हो रहे हैं। पहले प्यार भी दिखाया तो गुस्सा भी हो रहे हैं। देखिए ऐसा है कि मैं उसको गुस्सा नहीं मानता। एक्सप्रेशन अगर लोकतंत्र में अगर कोई भी एक्सप्रेशन जो शांतपूर्ण तरीके से किया जा रहा है वो बिल्कुल ठीक है, वो कोई भी कर सकता है। वो अपोजिशन कर रही है, कोई कर रही है, वो मैं उसको बिल्कुल गलत नहीं मानता हूँ। लेकिन इतना ज़रूर समझना चाहिए कि जो युवाओं की एस्पिरेशन है, जो जेनजी की आज एस्पिरेशन है, वो कम से कम मैं ये बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी उसको समझते हैं और मौसम को भी समझते हैं, लोगों की फीलिंग को भी समझते हैं। वरना आप देखिए एक प्रधानमंत्री जो है वो तुरंत मौसम को समझते हैं और वो इंस्टा पे खुद माय फ्रेंड्स करके सामने आते हैं और उसके बाद कैसे लोग उस रील को शेयर करते हैं वो आपने देखा है। इसके क्रिटिक्स जो हैं इसमें बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रधानमंत्री के अंडरस्टैंडिंग और उनके विजन को नमस्ते करूँगा, सल्यूट करूँगा कि उन्होंने कहा कि मेरे देश में अगर कोई युवा बात कर रहा है तो युवा को ये नहीं लगना चाहिए कि मैं आउटडेटेड हूँ, मैं तुम्हारी बात नहीं समझता हूँ, तुम्हारी बात मेरे कान तक आई शुड बी अपडेटेड। और उस विजन के साथ जिस तरीके से उनको एड्रेस किया है, ठीक है। क्रिटिसिज्म, कौन सा ऐसा नेता है जिसका क्रिटिसिज्म नहीं होता? और कब कोई सरकार इस देश में 100% वोट से बनी है? हमें तो फिर 50% वोट मिलने लगा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। इंदिरा गांधी जी ने कभी 33% से ऊपर ज़्यादा वोट ही नहीं लिया था और राज किया था। तो ये समझने की ज़रूरत है कि आज की राजनीति में 50% से ज़्यादा वोट लेना ये बड़ा क्रेडिटेबल काम है और उसमें कुछ लोग अगर असंतुष्ट हैं उनकी बात सुन के रिस्पॉन्स करना, यही तो चाहिए लोकतंत्र में, यही तो चाहिए। वो ठीक है, उसके बीच में कुछ लोग अपना ये क्रिटिसिज्म स्टोरीज वो तो हर पार्ट का हिस्सा रहते हैं। मैं इसमें मानता हूँ जो उन्होंने जिस तरीके से आके बच्चों को उन्होंने कहा कि नहीं यार जिससे गलती भी है मैं माफ करता हूँ, ये भी एक स्टेटमेंट आदमी की सोच है जो उन्होंने करके दिया है। तो मुझे लगता है देखिए ये सब ठीक है, पर मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, जेनजी के प्रेशर में जेनजी की बात सुननी चाहिए। जेनजी के प्रेशर में देश को नहीं आना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप एक चीज समझ लिए, तराजू के जैसे एक सीनियर सिटीजन भी इम्पोर्टेंट है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। एक मिड एज वाला जो 30 से लेकर 50 साल का जाना चाहिए, वो भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है और जेनजी भी इम्पोर्टेंट है। जेनजी ही इम्पोर्टेंट है ये बात नहीं है, जेनजी भी इम्पोर्टेंट है ये बात है। इसलिए ये इनकी जो मैच्योरिटी है सीनियर सिटीजन की, इनकी जो मेहनत है, जो मिड एज वाला जिन्होंने आज देश बनाया, आज जो देश बना ये तो इसी जनरेशन ने बनाया है। इनके पॉजिटिव लेके ये जो नई जनरेशन आई है उसको और कैसे पॉजिटिव करे, इसी पे फोकस रखना चाहिए। मौसम के साथ साथ मेरा ये मानना है कि मौसम में कभी कभी एक जिसे कहते हैं ना एक फ्लेवर चल रहा होता है, हम कभी कभी फ्लेवर में चले जाते हैं। मैं जेनजी को इंपॉर्टेंस देना चाहता हूँ पर मैं फ्लेवर के अंदर बाकी देश को नहीं भूलना चाहता। So we should understand them also. It is very important to understand them
एट द सेम टाइम वी शुड नॉट डिसरिस्पेक्ट सीनियर सिटीजन। Absolutely. और ऐसा नहीं फीलिंग जाना और चाहिए। यही कारण है कि सबका साथ सबका विकास हाँ, सबका और विकास ये की बात ऐसी फीलिंग PM बिल्कुल नहीं करते चाहिए हैं। कि अब सिर्फ यही है, हाँ। ये बेचारे जो बड़े हो गए वो तो निपट गए, हाँ। तो ये नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि उससे आप भी सहमत होंगे, उससे हम भी सहमत होंगे, और जो पॉजिटिव जेंजी वर्ग है वो भी सहमत है। बिल्कुल। भाई अधिकांश बच्चे आज अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, ऐसा नहीं है। हम तो सिर्फ एक्सक्लूसिव केसेस जहाँ कोई बदतमीजी करता है उसको देखिए दिखाते अपवाद हैं। हर जगह होते हैं, अपवाद हर जगह हर होते हैं। जगह होते हैं, और राजनीति भी होते हैं, और नॉर्मल जिंदगी में जिंदगी भी में भी होते होते हैं। लेकिन राजीव जी, हम उम्मीद करेंगे कि आपको जो जिम्मेदारी दी गई है आप उसका बखूबी निभाएं और उसका अच्छे से वहन करें। बड़ी जिम्मेदारी राजीव जी को मिली है, और देखना हुआ कि नॉर्थ ईस्ट को लेकर की क्या योजनाएं होती हैं आगे, किस तरीके से वो संगठन को वहाँ पर और मजबूत करते हैं। शुक्रिया हमसे बात करें। थैंक यू सर, थैंक यू मेरे भाई, गॉड